इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे कि डाइपोल जो होता है उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल में एक माइनस और एक प्लस चार्ज होता है। डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू ए। ठीक है। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। थीटा जो होता है वो डाइपोल के हेड से लिया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां तक सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसमें दो पॉइंट ज्यादा क्रूशियल है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। एक तो एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे। इसको हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी वैल्यू एक्सिस पे कितनी होती है, 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब होता है एक्सिस पे। ठीक है। और सामने जो होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, यहाँ पर ई अपोजिट होता है, ऐसे होता है। ठीक है। और वहां पर इक्वेटोरियल लाइन पे इसका आधा होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब होता है। यही लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। ठीक है। तो ये एक्सिस पे होता है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है या इक्वेटोरियल केपी लाइन। साइन थीटा बाई आर क्यूब लिखवाया था। हाँ, केपी कॉस नहीं, केपी साइन थीटा होता है। इक्वाटोरियल लाइन, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है वी और ई में, तो याद रखना वी में आर स्क्वायर, ई में आर क्यूब है। ठीक है। जैसे अगर चार्ज का देखो तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। देखो वी में एक आर होता है तो ई में एक नीचे में आर बढ़ जाता है, आर की जगह आर स्क्वायर। तो यहाँ भी वी में आर स्क्वायर था तो ई में एक आर बढ़ गया, आर क्यूब। ठीक है। तो उस ट्रिक से ये याद रहता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसी को हम बता रहे थे दोबारा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रहे थे। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। इस पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हम लोग किए भी थे, अभी और भी करेंगे न्यूमेरिकल। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरीके से, और ये डाइपोल जो है इसका डाइपोल मोमेंट पी है। ठीक है। दरबार वीडियो ऑफ करो, तुम्हारा गंजी पूरा क्लास देख लिया। गनीमत है गंजी पहने हुए थे। ये क्यू चार्ज है। ठीक है। इन दोनों के बीच शर्ट था सर, क्या था? टी शर्ट, टी शर्ट। अच्छा, टी शर्ट था। चलो कोई बात नहीं, कपड़ा पहन के क्लास किया करो भाई सब कोई। कभी भी किसी का वीडियो अभी ऑन हो जा रहा है। अच्छा, फोर्स जो है हमें निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है। जैसे एक चार्ज और एक चार्ज रहता है और आपको बोला जाता है कि बताओ इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तो आप कहते हैं ना कि सर दोनों ही तो पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बताते हैं, या तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और नहीं तो दूसरा तरीका होता है फोर्स का क्यू इंटू ई से भी बता सकते हो। दोनों तरीका चलता है। तो ये वाला तो सिर्फ पॉइंट चार्ज में चलेगा, लेकिन ये फोर्स का फॉर्मूला सदाबहार है। किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालना है तो क्यू इंटू ई से निकल जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे कि निकालना है कि ये डाइपोल और चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। मतलब डाइपोल चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, चार्ज डाइपोल पे कितना लगा रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपको फोर्स ऑन क्यू निकालना है, फोर्स ऑन क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू इंटू ई लिख देंगे। क्यू इंटू ई में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे होना चाहिए। अब डाइपोल की वजह से एक्सिस पे है ना ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2kp बाई आर क्यू। यही फोर्स हो गया। रही बात डायरेक्शन की कि ये फोर्स इस पे किधर लग रहा है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो ये फोर्स इसको किधर ढकेल रहा होगा, बाहर की तरफ। ठीक है। अगर ये चार्ज माइनस होता, माइनस, तब यही फोर्स आपका किधर हो जाता, अंदर की तरफ हो जाता, तब ये अट्रैक्ट होता है इससे। अभी फिलहाल ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ठीक है। अब अगर इसी में बोल देता कि नहीं नहीं हमें डाइपोल पे फोर्स बताओ,
ये तो हमने चार्ज पे निकाला ना। फोर्स ऑन डाइपोल बताओ। हम कहते हैं कि इसमें अलग क्या है, यही होगा, सेम Q इंटू ई होगा, लेकिन अपोजिट होगा, ठीक है ना, इसके अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा डाइपोल पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब इसमें दिखाने में बड़ा अजीब लगता है कि दोनों तरफ एरो हो गया है, ठीक है ना। इसको दिखाते नहीं है, बस बता दिया है कि फोर्स ऑन डाइपोल भी क्यूबी होगा, या आप चाहें तो बहुत अच्छा लग रहा है तो माइनस लगा दो, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव फोर्स है तो इस पे उल्टा लगेगा, पीछे नेगेटिव फोर्स, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। दो बॉडीज जब एक इस पे एफ फोर्स लगाएगा तो ये भी उस पे सेम फोर्स लगाएगा, ठीक है, नोट करो। इस क्यू को अगर यहाँ से रिलीज कर दिया जाए और डाइपोल को पकड़ के रखा जाए, मतलब डाइपोल फिक्स है और ये क्यू को रिलीज कर दिया, तो ये क्यू क्या होगा, यहाँ से भागना शुरू कर देगा और भागते 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 इन्फिनिटी चल जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। ये धीरे 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 इन्फिनिटी चला जाएगा। हो गया हम्म, नो सर। कैसे हो गया? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी तरह का। इन previous case, if Q is released from rest, find its speed at 2r separation. कह रहा है कि पिछले वाले सवाल में डाइपोल को तो हमने फिक्स रखा है, डाइपोल नहीं भागने दिया, लेकिन उस क्यू को छोड़ दिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर क्यू को छोड़ दोगे तो ड्यू टू ये रिपल्शन क्या होगा कि ये क्यू भागने लगेगा आगे। तो क्यू जो था शुरू में रेस्ट पे था और आर डिस्टेंस पे था, भागते भागते जब ये 2r डिस्टेंस पे पहुंचेगा, जब यहाँ पहुंचा है और अभी भाग रहा है, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। उस समय कुछ स्पीड से भाग रहा होगा ना, ये स्पीड निकालना है, ये v क्या होगा। जितने भी स्पीड निकालने वाले सवाल होते हैं सब एनर्जी कंजर्वेशन से बनते हैं, यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। अगर रीजन जानना है क्यों कंजर्व होगा भाई, तो जो डाइपोल है और चार्ज है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। जब किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ लगता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, यही तो थ्योरी था उसका, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे करते हैं, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग जब लिखना होगा डाइपोल और चार्ज का, तो हम इसको Q इंटू वी से लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है ना। जहां चार्ज है वहां का पोटेंशियल किसके वजह से, डाइपोल की वजह से। तो ये r सेपरेशन पे था पहले, अब 2r सेपरेशन पे है। तो ये इसका हमने पहले ब्रीफ थ्योरी बताया आपको कि कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल रेस्ट पे था ना तो 0, यू इनिशियल हो जाएगा Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, उसको मान लेते हैं V1, के फाइनल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ये स्मॉल v है,
और U फाइनल यहाँ पर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V2 इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। नाउ V जो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला डाइपोल की वजह से कितना था, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये था ना V का फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज करेंगे। दोनों पॉइंट्स पर अगर देखा जाए तो क्या चेंज है, यहाँ पे डिस्टेंस R है, यहाँ पे डिस्टेंस 2R है, तो V अलग अलग होगा। बाकी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे थीटा हम लोग 0 डिग्री लेते हैं। तो जरा यहाँ वैल्यू पुट करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। देखो कैसे करेंगे, Q इंटू V1 होगा इस पॉइंट पे, ये ना पॉइंट 1 लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 2kp अपॉन R3, ठीक है ना। cos थीटा कहाँ गया, वो cos 0 था, cos 0 1 हो गया, यहाँ हो गया हाफ mv स्क्वायर, और Q इंटू V2 का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा 2kp अपॉन R क्यूब में 2R का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4R क्यूब। KP अपॉन R स्क्वायर होगा ना सर यहाँ? अरे सब KP अपॉन R स्क्वायर, अच्छा चलो फिर से लिख देते हैं, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है, तो ये KP अपॉन R स्क्वायर हो गया, ये भी KP अपॉन R स्क्वायर होगा, लेकिन R की जगह 2R है तो 4R स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कौन है हाफ mv स्क्वायर को अलग छोड़ देते हैं और इस चीज को इधर ले जाओ, तो ये Q KP बाय R स्क्वायर, Q KP बाय R स्क्वायर, ये 4 अलग है, यहाँ पे 1 है, तो उधर जाएगा तो ये 1 माइनस 1/4 होगा, कितना बचेगा 3/4, तो ये बचेगा 3/4 KP अपॉन R स्क्वायर, हो गया। अब जगह नहीं बचा, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से Q क्या छूट गया सर, KP Q। हाँ Q छूट गया, ये छोटा छोटा चीज यही सब छूटता है, इसीलिए आंसर जब फाइनल आता है ना उसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ से हमको V निकालना है ना, तो M नहीं चाहिए, M को नीचे भेज देंगे, 3kpq डिवाइडेड बाई 2mr स्क्वायर रूट में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, मेन में भी और नीट में भी, एडवांस वगैरह में तो इतना नहीं आएगा इजी, इससे थोड़ा ज्यादा टेढ़ा आएगा, मेन और नीट में इस तरह का सवाल आता है। और बोर्ड में सर? बोर्ड में ये सब नहीं आएगा, बोर्ड में खाली एनर्जी पूछेगा, ये वाला पूछेगा, ये वाला कि यहाँ चार्ज रखा है, यहाँ डाइपोल है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इतना कर दोगे मिल गया एक नंबर, बोर्ड में शॉर्ट में आ गया। तो बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है लेकिन ज्यादातर करंट से आता है, इलेक्ट्रोस्टैट से नहीं आता, करंट चैप्टर से आता है। सर इस चैप्टर से डेरिवेशन ज्यादा आता होगा। हाँ बोलो क्या, बोला कि इस चैप्टर से बोर्ड में डेरिवेशन ज्यादा आता हाँ होगा क्योंकि डेरिवेशन इसमें ज्यादा ज्यादा आता है, सही डेरिवेशन बोल है। रहे हैं, डेरिवेशन इस चैप्टर में बहुत सारा है ना, अब कौन सा डेरिवेशन दे देगा इसका भरोसा नहीं रहता, ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देता है, आगे अभी हम लोग गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे ना उसमें कराएंगे डेरिवेशन है। हो गया सर। अब हम लोग आते हैं डाइपोल का पोटेंशियल वाला जो है ना, इससे हम सिंपल सा एक सवाल करते हैं। ये वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डाइपोल, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, ये एक्सिस लाइन है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, वो बताना है कितना होगा, फिर हम अलग अलग पॉइंट्स दे देते हैं कहाँ है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट जो है वो हम लोग पीछे ले लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3 और यहाँ पर
V4 और यहाँ पर V5। क्या होगा लिखना है, एंगल दे देते हैं क्योंकि एंगल बहुत जरूरी है ना। तो हमारा डाइपोल ये है, डाइपोल से एंगल ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री और इधर से ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब ये 5 पॉइंट पे खाली पोटेंशियल लिखना है कि कितना कितना होगा, ट्राई करो। एक्सिस पर 0 डिग्री लिया है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा Kp अपॉन R स्क्वायर। जबकि यहाँ लिखने के लिए देखो 60 डिग्री पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा Kp cos 60 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। cos 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा Kp बाई 2R स्क्वायर। यहाँ पे जाओगे तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, सीधे लिख दिए। असल में यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया इस हरे वाले लाइन का डाइपोल मोमेंट से, तो Kp cos 90 अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा cos 90 की वजह से। ठीक है, तो अगर ये ध्यान से देखो तो Kp बाई R स्क्वायर, Kp बाई 2R स्क्वायर, फिर 0। जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ा रहे हो एंगल ना, आपका घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। अब इस पॉइंट पे आएंगे तो फिर से वही लिखेंगे Kp cos थीटा। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है हम बताते हैं। थीटा आदमी गलती लिख देता है, मालूम है। थीटा 45 नहीं लिखना है आपको, थीटा डाइपोल के हेड से लेना होता है, यहाँ से हेड से। तो आपको ये एंगल थीटा होगा, ये वाला, समझे, 135। 135 होगा। यही गलती होता है क्योंकि बचपन स्टूडेंट लोग को लगता है कि अरे वाह इधर से तो दिया है 45, रख दो 45। तो 45 रख दोगे तो फिर वो तो इधर होता 45 ना, तब लेते 45, उधर में माइनस होता। ये cos 135 ऑफ क्या होता है, cos 45 के बराबर होता है लेकिन माइनस होता है, 1/√2 होता है ना, तो माइनस Kp बाई √2R स्क्वायर है। सब R डिस्टेंस पे ले रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब आ गया लास्ट पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पर लोगे तो ये पूरा एंगल हेड से लोगे तो ये 0 डिग्री नहीं होगा, पाई होगा, क्योंकि डाइपोल ऐसे है और पॉइंट यहाँ है। तो इसके लिए हेड से एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, तो पाई ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा Kp cos पाई 180 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। cos 180 कितना होता है, -1। -1। हो गया माइनस Kp बाई R स्क्वायर। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगातार पोटेंशियल आपका घट रहा है। सबसे ज्यादा यही था ना, प्लस Kp बाई R स्क्वायर, फिर Kp बाई 2R स्क्वायर हुआ, घटा, फिर हो गया 0 और घटा, उसके बाद माइनस में चला गया और अब माइनस में बढ़ रहा है, तो और कम हो गया कि नहीं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे कम है। तो हमने आपको फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के हर एक जगह निकाल के दिखा दिया। इस सवाल का बेनिफिट ये है कि अब आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बोले तो आप बेफिक्र होकर निकाल सकते हैं। बस थीटा का ध्यान रखना, थीटा हमेशा डाइपोल का जिधर मुंडी होता है ना, हेड, वहां से लेते हैं और हमेशा ऊपर की तरफ लेते हैं, इधर की तरफ नहीं ले लेना। जैसे डाइपोल का हेड दिया है ना और कोई बोले कि यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, तो आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला लेना है। पूरा डाइपोल के हेड से घूम के ऐसे आना है, ये वाला थीटा लेना है, समझे। यही गड़बड़ी होता है इसमें डाइपोल के सवालों में ज्यादातर। ये P हो गया और ये R हो गया, तो थीटा आपको ऐसे लंबा घूम के लेना है डाइपोल के हेड से एंटी क्लॉकवाइज। इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लो। अब हम लोग जो है डाइपोल का बिहेवियर पढ़ेंगे। एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब है कि आप इसको वैसे पैरेलल लाइन से दिखा सकते हैं। तो 2 पैरेलल लाइन बहुत है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम जब एक डाइपोल रखते हैं जनरली, तो डाइपोल मान लीजिए कैसे रख देते हैं, ठीक है। और ये इसका सेंट्रल लाइन है, ये वाला सेंट्रल लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एंगल थीटा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है।
तो डाइपोल पे जो फोर्स लगता है, देखो माइनस क्यू वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर फोर्स लगेगा, और जो प्लस क्यू है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स जो होगा वो क्यू इंटू ई होगा, ये भी क्यू इंटू ई होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल पे। तो अगर देखा जाए तो नेट फोर्स जो है डाइपोल पे कितना है, अगर आपसे कहा जाए तो प्लस क्यू ई आगे है, माइनस क्यू ई पीछे है, तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है। फोर्स नहीं लग रहा है डाइपोल पे। लेकिन नेट टॉर्क अगर पूछा जाए तो टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क का मतलब होता है रोटेट कराने की टेंडेंसी है कि नहीं इस फोर्स की। अब वो टॉर्क है कितना, तो नेट टॉर्क जो होगा वो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है ना। तो देखो इसमें यस सर। हम ले लेते हैं कि इस डाइपोल का लेंथ 2l है, तो इधर का लेंथ l हो गया, इधर का लेंथ l, तो r परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कि ये फोर्स इंटू l का परपेंडिकुलर कंपोनेंट l साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्यू ई l साइन थीटा, ऊपर वाले फोर्स का टॉर्क। इसका भी सेम होगा, तो इसको डबल कर देते हैं। कुल मिला के ये जो 2QEL आया, इसमें हमने 2l क्या लिया है, लेंथ ऑफ डाइपोल। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट को हमें लिखना होगा Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l को हम लोग हटा देते हैं और उसकी जगह P लिख दिया, तो ये बदल के बन गया PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा, ठीक है। जिन लोगों ने टॉर्क नहीं पढ़ा है वो सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला रट लें, ये डेरिवेशन है 2 लाइन का, उसको जानने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में यही पूछता है ज्यादातर। तो टॉर्क हो गया PE साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E, है ना। P क्रॉस E इज कॉल्ड टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है, जैसे अगर 2 वेक्टर हैं तो A क्रॉस B को हम लोग क्या लिखते हैं, याद है, AB साइन थीटा, यही लिखते थे ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। उसी तरह P क्रॉस C का मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा। तो जब भी किसी डाइपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क होता है। नेट टॉर्क होने की वजह से क्या होगा कि ये रोटेट करेगा। जैसे डाइपोल के यहाँ छोड़ दोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को छोड़ दिया आपने, तो डाइपोल का मुंडी इधर है, मान लीजिए माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। मतलब इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा छोड़ देने पे डाइपोल। तो इस तरीके से ये टिक ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा करके क्या करेगा, रोटेट करा देगा। डाइपोल पे टॉर्क 0 भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। देखो PE साइन थीटा में अगर थीटा 0 डिग्री हो तो टॉर्क भी 0 होगा। थीटा कब 0 डिग्री होगा, तो जब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। अगर आपका डाइपोल इस ओरिएंटेशन में रहा, यहाँ देखो ऐसे पिंक वाले ओरिएंटेशन में, तो इसमें टॉर्क 0 होगा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो टॉर्क कब 0 होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स टॉर्क इक्वल टू 0। और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम होगा P इंटू ई। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, इससे ज्यादा टॉर्क लग नहीं सकता है, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 होता है, साइन 91। अब ये न्यूमेरिकल में खूब पूछा जाता है, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, बताओ उस पर मैक्सिमम कितना टॉर्क लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू P इंटू ई, ठीक है। तो टॉर्क होता है PE साइन थीटा या P क्रॉस E, कितना याद रखना है, नोट करो।
तो जब यहाँ से डाइपोल को हम लोग थीटा एंगल पे छोड़ेंगे तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो पी ई साइन थीटा ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में होगा, और वो टॉर्क इसको जीरो पे लाने की कोशिश करेगा। तो उसी रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिख रहे हैं माइनस पी ई साइन थीटा। If theta is very small, then this can be written as minus PE into theta, और angular SHM में इसको हम C into theta से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, C is a constant. In that case, time period of the dipole is written as 2 pi under root I by C होता है, I by C। ये angular SHM में था, तो I by C करेंगे तो I आ जाएगा, और C जो होगा वो P into E होगा। I जो है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। और ज्यादातर सवालों में खाली फॉर्मूला पूछता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई, पी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो ये जो डाइपोल जो सीधा होता है उसके बाद ये रुकता नहीं है, ये यहीं पर ऑसिलेट करेगा। ये सीधा होकर ऐसे होगा, ठीक है, फिर घूम करके ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे होने के बाद ये फिर वापस उल्टी डायरेक्शन में ऐसे भागेगा। तो ये यहीं पर ये डाइपोल ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहता है। नोट कर लो इसको। तो डाइपोल इसमें एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है, लीनियर एसएचएम नहीं। लीनियर एसएचएम में तो पूरा बॉडी आगे पीछे ऑसिलेट होता है। यहाँ पर आपका जो ये बॉडी है वो पेंडुलम की तरह एक एंगल पे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ नीट वगैरह के सवालों में खाली मैंने देखा है फॉर्मूला ही पूछता है ज्यादातर में। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। एक और फॉर्मूला आ गया, चार्ट पेपर पे लिख लेना है स्केच पेन से। डाइपोल का एमआई कैसे निकालेंगे? डाइपोल का एमआई कैसे निकालेंगे? डाइपोल का एमआई निकालेंगे जब उसका चार्ज और मास दिया रहेगा, क्योंकि डाइपोल बना कैसे है, दो चार्ज और मास से ही तो बना है। तो दोनों पार्टिकल का मान लो कि मास सेम है, चार्ज प्लस क्यू माइनस फोर, सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो सेंटर से दूरी अगर इसका L/2 है और इसका भी दूरी L/2 है, तो आई होता है ना mr²। तो एक पार्टिकल का हो जाएगा m इंटू L²/4, दूसरे का भी तो उतना ही होगा, तो डबल कर देंगे, आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो m दिया रहेगा दोनों चार्ज का जनरली मास सेम रहता है, और सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस L/2 है, आई होता है mr², वही इसका लिख दिया ml²/4, इसका भी ml²/4, ये एक्सिस है यहाँ। चलो इसको नोट कर लो, दूसरा लिंक भेजते हैं।